पीपीटी एलआईसी ने क्या बताया आफ्टर पीपीटी कि बोनस होगा डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस अंडर अ प्लान दैट टाइम। एलआईसी ने सर्कुलर में क्या लिखा है कि आफ्टर पीपीटी बोनस किसके ऊपर डिपेंड होगा? कॉर्पोरेशन का एक्सपीरियंस अंडर द प्लान दैट टाइम। जो कॉर्पोरेशन का एक्सपीरियंस होगा उस प्लान के ऊपर, उसके बेसिस पे बोनस होगा। इसके लिए एलआईसी को भी पता नहीं है बोनस क्या होगा, तो एलआईसी को भी पता नहीं है आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस क्या होगा। एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो बोनस आफ्टर पीपीटी अच्छा नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस क्या है ये मैं समझाता हूँ, बट बिफोर दैट हम अंडरस्टैंड करते हैं ड्यूरिंग पीपीटी बोनस कितना है। अभी एलआईसी ने इस प्रोडक्ट को एज ग्रुप वाइज एंड टर्म वाइज बोनस अनाउंस किया। नॉर्मली क्या होता है, जैसा एज इंक्रीज होता है, रिपीट, जैसे एज इंक्रीज होता है प्रीमियम इंक्रीज होता है। यस और नो फ्रेंड्स? जैसा एज इंक्रीज होता है प्रीमियम इंक्रीज होता है हर प्लान में। बट इस उमंग प्रोडक्ट में एलआईसी ने एक स्पेशल फीचर दिया है, जैसा एज इंक्रीज होता है प्रीमियम सेम। उन्होंने प्रीमियम को इंक्रीज नहीं किया, उन्होंने मोर्टेलिटी रेट्स प्रीमियम में एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने मोर्टेलिटी रेट्स बोनस में एडजस्ट किया। उन्होंने क्या किया, हायर एज ग्रुप के लिए बोनस कम रखे, लोअर एज ग्रुप के लिए बोनस ज्यादा रखे। टर्म वाइज बोनस है बट एज वाइज है। जैसे आप 15 साल का टर्म देखोगे, जो 16 से 30 इयर्स के एज के बीच में उनको 64 रुपीज का बोनस है पर 1000 समेशन 15 साल का टर्म। जो 30 टू 44 के बीच में एंटर करता है उसको 57 रुपीज का बोनस है, और जो 45 टू 55 एंटर करता है उसको 48 रुपीज का बोनस है। तो एलआईसी ने क्या किया है कि एज वाइज आपका मोर्टेलिटी एडजस्ट किया, हायर एज तो मोर्टेलिटी एडजस्ट किया, लोअर एज मोर्टेलिटी एडजस्ट नहीं किया। तो मैं रिक्वेस्ट टू एवरीबडी पर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि बोनस हर एज ग्रुप के लिए अलग है, हर टर्म के लिए अलग है। दिस इज बोनस ड्यूरिंग पीपीटी एंड फ्रेंड्स, बोनस ड्यूरिंग पीपीटी एलआईसी ज्यादा कम नहीं करेगी, एलआईसी ऑलमोस्ट सेम रखेगी। देखो फ्रेंड्स, एलआईसी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, एलआईसी को भी पता है बोनस कम करेगी तो मार्केट कम होगा, तो एलआईसी ट्राई करेगी बोनस सेम रखने, बट उसके लिए हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर साल बिजनेस इंक्रीज होना जरूरी, हर साल बिजनेस इंक्रीज होगा तो मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट टीम के लिए आसान होगा बोनस सेम रखना। बिजनेस गिर गया, हमारा ओवरऑल बिजनेस में डाउन हुआ तो बोनस भी डाउन होगा। बट अंडरस्टैंड करो फ्रेंड्स, बोनस रेट में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो नोट डाउन कीजिए, बोनस ड्यूरिंग पीपीटी आज का जो रेट है लगभग उतना रहेगा, मे बी 3-4 रुपीज प्लस माइनस होने का चांस है। माइनस कब होगा? जब बिजनेस डाउन होगा, प्लस कब होगा? जब बिजनेस इंक्रीज होगा। तो अंडरस्टैंड कीजिए, ये था बोनस ड्यूरिंग पीपीटी। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, आफ्टर पीपीटी बोनस क्या होगा। एंड एलआईसी ने वर्ड यूज क्यों किया कि डिपेंडिंग अपॉन कॉर्पोरेशन एक्सपीरियंस अंडर द प्लान दैट टाइम। ये कॉर्पोरेशन एक्सपीरियंस क्या है ये समझने के लिए अंडरस्टैंड कीजिए फ्रेंड्स। सपोज हम 1,20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,20,000 15 साल के लिए। टोटल एलआईसी के पास जमा हुआ रकम कितना हुआ 15 साल में? एलआईसी कस्टमर ने भरा 18 लाख, अंडरस्टैंड कीजिए। 1,20,000 कस्टमर हर साल दे रहा है, 15 साल कस्टमर दे रहा है, कस्टमर ने कितना दिया हुआ है? 18 लाख। बट एलआईसी के पास 18 लाख जमा नहीं। एलआईसी क्या कर रही है, हर साल जब भी आप प्रीमियम दे रहे हो एलआईसी इन्वेस्ट कर रही है, तो एलआईसी के पास जमा हुआ रकम लगभग 30 लाख होगा, अंडरस्टैंड कीजिए। एलआईसी क्या करने वाली है, आप जो प्रीमियम दे रहे हो वो एलआईसी री इन्वेस्ट करेगी, और 15 साल एंड ऑफ द पीपीटी विद री इन्वेस्टमेंट जो आपने 18 लाख दिए है वो एलआईसी के पास जमा हुआ रकम होगा 30 लाख। एलआईसी क्या करने वाली है, जैसे पीपीटी खत्म उस 30 लाख को एलआईसी इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी। जीसेक बॉन्ड जो उनको 30-35 ईयर्स तक उनको इंटरेस्ट मिलता है गारंटीड रेट, उसमें एलआईसी इन्वेस्ट करेगी। सपोज उसमें एलआईसी को 6% मिलता है, अंडरस्टैंड कीजिए। एलआईसी ने 18 लाख प्रीमियम, एलआईसी को 18 लाख प्रीमियम मिला कस्टमर से, एलआईसी हर साल इन्वेस्ट करके 18 लाख 30 लाख हो गया। एलआईसी उस 30 लाख को 15 साल के बाद एक जीसेक में डालेगी या अदर इन्वेस्टमेंट में डालेगी, जहां उनको लगभग 6% का रिटर्न वर्कआउट हो रहा है, एवरेज 6%। थोड़ा स्टॉक मार्केट में डालेगी, थोड़ा जीसेक में डालेगी, एवरेज एलआईसी को 6%, जो आज एलआईसी को 7.5 7.45 हो रहा है, वो एवरेज 6% वर्कआउट हुआ। 30 लाख पे 6% कितना है फ्रेंड्स? आई रिपीट, 30 लाख पे 6% कितना है? 1,80,000। अंडरस्टैंड कीजिए, एलआईसी के पास 30 लाख जमा है 15 साल के बाद, उस 30 लाख को एलआईसी इन्वेस्ट किया, एलआईसी के पास 6% इंटरेस्ट वर्कआउट हुआ तो कितना हो? 180। और एलआईसी को देना कितना है? एसबी 120। रिपीट, एलआईसी को एसबी देना है 1,20,000, एलआईसी के
जो अमाउंट है 1,80,000, 1,80,000 माइनस 1,20,000, LIC के पास एक्सेस कितना रह गया 60,000, जो LIC बोनस के रूप में अनाउंस करे। आफ्टर पीपीटी किसके ऊपर डिपेंड है? कॉर्पोरेशन का एक्सपीरियंस अंडर अ प्लान। अंडर अ प्लान का एक्सपीरियंस वेरी सिंपल है, जो भी आपने जमा किया हुआ रकम है वो LIC इन्वेस्ट करके कॉर्पस जनरेट करेगी, उस कॉर्पस को री इन्वेस्ट करेगी। री इन्वेस्ट करने के बाद जो भी एसबी के बाद जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा वो LIC किस रूप में देगी? बोनस के रूप में। अभी बोनस कितना होगा वो किसी को आइडिया नहीं। अभी मैंने 6% का एग्जांपल लिया, समझो 5% LIC जनरेट करती है 1,30,000 लाख पे, तो LIC के बाद जमा हुआ रकम 1,50,000 होगा, एंड LIC को देना एसबी कितना है 1,20,000, 1,50,000 माइनस 1,20,000, LIC कितना बोनस अनाउंस करेगी? 30,000 बोनस अनाउंस करेगी। इसके पहले के एग्जांपल में 60,000, ये एग्जांपल में 30,000 बोनस आफ्टर पीपीटी। आफ्टर पीपीटी 30,000 होगा। तो फ्रेंड्स बोनस कितना होगा वी डू नॉट नो, बट नोट डाउन कीजिए, मेरा रिसर्च कहता है LIC जो बोनस ड्यूरिंग पीपीटी रहेगा, नोट डाउन कीजिए, बोनस ड्यूरिंग पीपीटी जो रहेगा उसका LIC एनीवेयर बिटवीन 35 to 50% LIC बोनस आफ्टर पीपीटी दे। रिपीट, जो बोनस समझो बोनस ड्यूरिंग पीपीटी 50 रुपीज है। रिपीट में एग्जांपल देता, बोनस ड्यूरिंग पीपीटी 50 है, बोनस आफ्टर पीपीटी एनीवेयर बिटवीन 35 to 50%। 35% ऑफ 50 रुपीज कितना हुआ? 17 रुपये 50 पैसे बोनस आफ्टर पीपीटी होगा, और 50% मतलब अराउंड 50 रुपीज का 25 रुपीज बोनस हो सकता है। मेरा खुद का रिसर्च है 42.5% LIC अनाउंस करेगी, जो बोनस ड्यूरिंग पीपीटी है उसका 42.5% अनाउंस करेगी। बट मेरा रिसर्च मैंने पूरा एक्सेल वर्किंग किया है, LIC 35 to 50% और बोनस ड्यूरिंग पीपीटी, जो बोनस ड्यूरिंग पीपीटी है उसका 35 to 50% LIC इन्वेस्ट करेगी। मैंने बहुत सारा एजम्पशंस दिया हुआ है, जिसमें देखो जो LIC बोनस अनाउंस करती है आफ्टर पीपीटी, कस्टमर को पास ऑन नहीं करना है, अंडरस्टैंड कीजिए। जो बोनस LIC अनाउंस करती है कस्टमर को पास ऑन नहीं करना है, LIC के पास ही है, LIC उसको भी इन्वेस्ट करेगी, उसमें भी LIC को इंटरेस्ट मिलेगी, तो नेक्स्ट ईयर बोनस में एडजस्ट होगा। तो ये सब मैंने एज्यूम करके 35 to 50% और बोनस ड्यूरिंग पीपीटी रहेगा, जिसमें मैक्सिमम 50% होगा और मिनिमम रहेगा 35। मेरा खुद का रिसर्च है 42.5%। बात नोट डाउन कीजिए, रंजन नागट्टे ने बताया कि 35 to 50% रहेगा। आप देखिए 15 साल के बाद बोनस आफ्टर पीपीटी 35 to 50% के बीच में रहेगा, 42.5%। हाँ, ज्यादा भी हो सकता है इनकेस LIC को इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, बट बोनस 100% होगा। एंड FAB भी मिलेगी फ्रेंड्स। FAB LIC अलग से इन्वेस्ट करती है, छोटा रिस्क। FAB बेसिकली एक रिस्क फंड रहता है, रिजर्व फंड रहता है, जो LIC क्यों रखती है FAB को? समझो कल डेथ क्लेम ज्यादा होगा तो FAB से एडजस्ट करती है। तो FAB एक रिजर्व फंड है जो LIC अलग से इन्वेस्ट करती है, उसपे भी जो LIC को इंटरेस्ट मिलेगा वो भी LIC इंटरेस्ट पास ऑन करेगी इन द फॉर्म ऑफ FAB। लॉन्ग टर्म रहता है ना, अंडरस्टैंड कीजिए, जब लॉन्ग टर्म रहता है FAB ज्यादा होता है, लॉयल्टी ज्यादा होता है। जब शॉर्ट टर्म रहता है FAB कम होता है, लॉयल्टी कम रहता है। अंडरस्टैंड कीजिए, ज्यादा टर्म के लिए प्रीमियम भरा रहेगा 15 इयर्स कंप्लीट, तो FAB का अमाउंट ज्यादा रहेगा। ज्यादा साल के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो FAB अमाउंट ज्यादा रहेगा। जितना कम टर्म के लिए आप प्रीमियम पे करोगे, जितना कम टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, तो FAB भी क्या होगा? कम होगा। तो बोनस भी होगा एंड फ्रेंड्स FAB भी होगा। तो फ्रेंड्स आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि बोनस ड्यूरिंग पीपीटी भी रहेगा, बोनस आफ्टर पीपीटी भी रहेगा। बोनस ड्यूरिंग पीपीटी जो रहेगा वो LIC जो भी अनाउंस करती है, जो लास्ट ईयर LIC ने अनाउंस किया हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा नेक्स्ट 15 इयर्स। आफ्टर पीपीटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? कॉर्पोरेशन एक्सपीरियंस अंडर अ प्लान। एक्सपीरियंस क्या है? वेरी सिंपल, आप जो प्रीमियम ला रहे हो वो LIC जमा कर रही है, LIC उसको इन्वेस्ट कर रही है। 15 साल के बाद जो जमा हुआ रकम है LIC इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा LIC उस इंटरेस्ट से पहले SB पे आउट करेगी, और इंटरेस्ट SB पे आउट करने के बाद जो बचेगा LIC किस रूप में अनाउंस करेगी? बोनस। बट ऐसा ही सेड LIC को बोनस देना नहीं है, LIC को बोनस अपने पास रखना है, एंड बिकॉज अपने पास रखना है LIC उसको भी इन्वेस्ट करके उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट रहेगा वो जब कस्टमर को जनरेट करके देंगे। ना फ्रेंड्स, ये 100% बोनस रहेगा, ड्यूरिंग पीपीटी रहेगा, आफ्टर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना प्राइवेट कंपनी में हर एवरी अमाउंट गारंटीड है, LIC ने हर चीज गारंटीड नहीं दी है। LIC ने थोड़ा गारंटी दिया SB और थोड़ा नॉन गारंटी दिया है। देखो नॉन गारंटी का नोट डाउन कीजिए, एडवांटेज क्या है?
जैसे नॉन गारंटी रहता है ना, कस्टमर को ज्यादा रिटर्न्स भी वर्कआउट होगा। HDFC टाटा ने बड़ा गलती की है, उन्होंने ना फिक्स कर दिया इतना ही रिटर्न्स मिलेगा, उन्होंने वहां पे लॉयल्टी एडिशन दिया ही नहीं है, FAB दिया ही नहीं है। तो क्या होगा, कल समझो कंपनी ज्यादा जनरेट करती है लॉन्ग टर्म में, कस्टमर को पास ऑन नहीं होगा। बट LIC में एडवांटेज क्या है, LIC ने क्या किया है, दोनों दिया हुआ है, गारंटी पोर्शन भी है, नॉन गारंटी पोर्शन है। LIC ने क्यों रखा है नॉन गारंटी, सो दैट कल हमको ज्यादा जनरेट हुआ हम कस्टमर को पास ऑन करेंगे, और कम भी जनरेट हुआ तो हम तो कम पास ऑन करेंगे। जबकि प्राइवेट कंपनी में कम जनरेट हुआ तो कंपनी को दिक्कत होगी, ज्यादा जनरेट हुआ तो कंपनी को फायदा होगा ना, कस्टमर को फायदा नहीं होगा। तो मैं रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, ये बोनस का है ना, मैंने आज डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके बाद मैं एक IRR का आपको शीट भी बताऊंगा USPs होने के बाद, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से 35% लेंगे तो कितना IRR वर्क होता है, 50% रहेंगे तो कितना IRR वर्क होता है, एंड इवन FAB कितना लेना है आपको, वो भी मैं आपको एक आइडिया दूंगा। तो फ्रेंड्स, किसी को कुछ सवाल है अभी तक का प्रेजेंटेशन ओनली ऑन जीवन उमंग, आई रिपीट, सिर्फ जीवन उमंग के ऊपर जो अभी तक सिखाया है, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। मैं समराइज करता हूँ। पहले फर्स्ट USP था, जीवन उमंग एक कॉम्बिनेशन है 2 फेजेस का, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड USP था जो 8% पोस्ट टैक्स मिलेगा, इट इज एज गुड एज मिलना 10 to 14% प्री टैक्स। थर्ड यूनिक सेलिंग पॉइंट, बोनस थ्रू आउट होगा, PPT के पहले भी होगा, PPT के बाद भी होगा। PPT के बाद का बोनस एक डिफरेंशियल फॉर्म में होगा, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी। तो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्रेंड्स। मैंने बताया हुआ है अर्जुन जी, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स डिडक्ट होने के पहले, प्री टैक्स मतलब इनकम टैक्स डिडक्ट होने के पहले, पोस्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद। तो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, 8% टैक्स फ्री मिलना, रिपीट 8% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड एज मिलना 10 to 14% टैक्सेबल रिटर्न्स। रिपीट 8% टैक्स फ्री मिलना इज एज गुड, समझो कस्टमर 20 के टैक्स स्लैब में रहता, उसको 10% मिलता, टैक्स पे करने के बाद 8% वर्कआउट होता, तो 31.2 के टैक्स स्लैब में उसको 11.77 मिलता, बट टैक्स भरने के बाद 8% वर्कआउट होगा। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स भरेंगे तो आपका टैक्स कम होता है। तो ये आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना जरूरी है। हाउ टू कैलकुलेट, ये तो वेरी सिंपल है, ये तो आप देखिए वेरी वेरी सिंपल है। ये जो दिया है, जो आपका जीवन लाभ का है, वो मैंने जीवन लाभ का एक शीट दिया हुआ है, उसमें फॉर्मूला रहेगा नीचे, वो फॉर्मूला आपको डालना पड़ेगा। उमंग का भी आपको शीट मिलेगा, तो उसमें प्री टैक्स ओवरऑल ये बहुत इजी है, जो मैंने आपको स्लाइड पे दिया है, वेरी सिंपल है। समझो कस्टमर 10.13 रिवर्स कैलकुलेशन करो, कस्टमर को 10% मिलता होगा, भी 20.8 स्लैब में उसका 8% वर्कआउट होगा। ये आपको है ना, आपको कैलकुलेट करना है, रिपीट कैलकुलेट करना है। तो एक्सेल में आपको इनबिल्ट फॉर्मूला डालना है, आप इनबिल्ट फॉर्मूला डालोगे तो वर्कआउट होगा। तो जब मैं आपको उमंग का IRR कैलकुलेशन बताऊंगा, उस टाइम एक बार मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक बार फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगी प्री टैक्स पोस्ट टैक्स कैसा होता है। सरेंडर के बारे में अब तक डिस्कस नहीं किया संतोष जी, मैं करूंगा सरेंडर सबमिट करूंगा, जब सरेंडर पे डिस्कस करूंगा, वो एक USP है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। टैक्सेबिलिटी पे बात करूंगा। 25 ईयर्स ने 15-20 साल का ही टर्म देना है उमंग का। LIC ने क्या किया है उमंग में, LIC ने हायर टर्म के लिए, हायर एज ग्रुप के लिए एज ऑफ एंट्री ज्यादा रहेगा तो बोनस रेट कम रहता है। तो मैंने अपने ना एक टेबल बनाया था, जहां पे बताया कि जब 30 to 45 वाले जब जीवन उमंग लेते हैं, उनके लिए 57 रुपीज बोनस है। तो 46 के बाद एंटर करते हो जीवन उमंग में, उनको हर साल 48 रुपीज का बोनस है। तो LIC 9 रुपया का बोनस कम देती है। तो आप देखोगे 10 लाख के समय शर्ट पे आप 36 एज होंगे तो आपको 57,000 रुपीज बोनस मिलेगा। अब 46 एज में एंट्री करोगे तो आपको मिलेगा बोनस, एज एंट्री के ऊपर डिपेंड। आप 35 एज में एंटर करोगे तो आपको पूरा टर्म में 30 to 45 एज ग्रुप में ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस 46 में एंटर करते हो तो 48,000 का बोनस मिलेगा, लगभग आपको 9,000 बोनस कम मिलेगा। तो LIC मोर्टेलिटी को बोनस में एडजस्ट किया, प्रीमियम सेम रखा है, रिपीट प्रीमियम सेम रखा है,
मोर्टेलिटी में LIC ने बोनस को एडजस्ट किया। असाइनमेंट कर सकते हैं, असाइनमेंट एक अलग टॉपिक है फ्रेंड्स, असाइनमेंट एक बढ़िया टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है। असाइनमेंट में उतना सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज असाइनमेंट इज ट्रेडिंग ऑफ पॉलिसी, और मैं ट्रेडिंग ऑफ पॉलिसी में बिलीव नहीं करता हूँ। आई एम वेरी क्लियर, जिस पर्सन है उसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। ये इंश्योरेंस का एक टर्म रूल होता है कि जो पर्सन लेता है, जिसके नाम पे लेता है, उसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। असाइनमेंट हम करते हैं तो इंश्योरेंस बेनिफिट किसी थर्ड पर्सन को मिलना चाहिए। बच्चे लोग उमंग लेते हैं, पिताजी के नाम पे असाइन करते हैं क्योंकि पिताजी को पॉलिसी नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं एब्सोल्यूट असाइनमेंट को उतना बिलीव नहीं करता हूँ। बहुत सारे ट्रेनर्स बताते हैं असाइनमेंट क्यों जरूरी है असाइनमेंट समझना, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए एक कंडीशनल असाइनमेंट है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट है, जो मैं एडवाइस करता हूँ। एम्प्लॉय स्कीम में बहुत बिलीव करता हूँ कि हर एम्प्लॉय के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए एंड इमीडिएट एब्सोल्यूट असाइनमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एब्सोल्यूट असाइनमेंट, कंडीशनल असाइनमेंट सीखना जरूरी है। बट पॉलिसी पे मैं इतना बिलीव नहीं करता। कोई ट्रेनर समझाते हैं, वो ट्रेनर का सोच है, आपको उन ट्रेनर से ही पूछना पड़ेगा जो आपको सिखा रहे हैं। आई स्ट्रांगली डोंट बिलीव इन असाइनमेंट। मुझे लगता है जिस पर्सन ने पॉलिसी लिया है उसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। आफ्टर मैच्योरिटी सरेंडर मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, बताऊंगा। देखो प्लान को सरेंडर नहीं, मैं ना सरेंडर फीचर पे एक्सप्लेन, ये प्लान को सरेंडर मत कीजिए। ये प्लान का फीचर ही अलग है जो मैं समझाऊंगा। ये पेंशन प्लान, इसको आप कॉर्पस प्लान मत बनाइए। कॉर्पस प्लान देना ही है तो आप जीवन लाभ दे दीजिए डायरेक्ट। इसको ऐसे पेंशन, देखो आप सरेंडर करोगे, आप पेंशन को सरेंडर कर दो। एंड कोई भी आदमी पेंशन को सरेंडर नहीं करता है जब एज इंक्रीज होता है। पेंशन सरेंडर तो अंडरस्टैंड कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स। अभी आपने सुना रहेगा कि सीनियर सिटीजन्स को ना आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डिमेंटिया, जो इंडिया में कम था, आजकल ज्यादा हो रहा है। डिमेंटिया यूएस में आप देखोगे, स्टडी करोगे, 70 के बाद हर 10 में 4 लोग को डिमेंटिया होता है। डिमेंटिया में माइंड का थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, उनको याद नहीं रहता है। डिमेंटिया 7 अलग स्टेजेस का रहता है। तो यहाँ पे इंडिया में भी अभी थोड़ा शुरू होना हुआ है, क्योंकि इंडिया में भी थोड़ा स्ट्रेस है। तो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड कीजिए, उमंग क्यों बढ़िया है, क्योंकि उनको पता है कि पेंशन आता रहेगा। जबकि वो सीनियर सिटीजन में डालेगा, कोई दूसरा स्कीम में डालेगा, तो 5-5 साल में उसको क्या करना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उमंग क्यों बढ़िया है, पेंशन आता रहेगा। तो इस पेंशन को सरेंडर नहीं करना है, सरेंडर करना है ओनली फॉर इमरजेंसी रीजन, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यस अभिषेक जी, मैं एक्सप्लेन करूंगा 6.6 ऑफ टोटल प्रीमियम, जो बहुत बढ़िया है। 6.6% टैक्स फ्री है एंड ऑलमोस्ट गारंटेड है। आप जो भी बाकी प्रोडक्ट्स बता रहे हो, ऑल ऑन एजम्पशंस। आप जितना डेवलप कंट्री स्टडी करोगे, आप एजम्पशन जो होते हैं उसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, मिल भी सकता है। तो मैं एसेट ट्रेनर हमेशा बिलीव करता हूँ एसेट एलोकेशन पे। आई एम ऑफ द ओपिनियन इन्वेस्टर को पूरा प्रीमियम LIC में नहीं भरना है। आपको भी वो सोच आगे लेके जाना है कि पूरा प्रीमियम LIC में नहीं आएगा। एसेट एलोकेशन में 33% सेफ पोर्टफोलियो में होना चाहिए, 33% मीडियम रिस्क में होना चाहिए, 33% रिस्क में होना चाहिए। मीडियम रिस्क में उसको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट रिस्क भी होता है। सेफ में उसको थोड़ा कम रिटर्न्स मिलेगा, बट गारंटेड मिलेगा, रिस्क फ्री मिलेगा। तो LIC को सेफ 33% ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका सेफ में आना चाहिए। मीडियम रिस्क को इन्वेस्ट करना चाहिए, वही लोग इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एनुअल इनकम अच्छा है, जिसका एनुअल इनकम 12 लाख के ऊपर है, 24 लाख के ऊपर है, वही मीडियम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसका एनुअल इनकम 12 लाख के नीचे, उनको आपको नहीं सजेस्ट करना है मीडियम रिस्क। ये फ्रेंड्स कल मार्केट डाउन होता है तो उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। तो माय रिक्वेस्ट इज 6.6 लोगों को कम लगता है इंडिया में, अब वर्ल्ड का स्टडी करो। 6.6 बहुत बड़ा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम है ना इंडिया में, हमारा सोच ये है कि हर इन्वेस्टर को 10% मिलना चाहिए, 12%। इन्वेस्टर का सोच है, एडवाइजर का सोच नहीं है। ये सोच इन्वेस्टर का है, हमको 10% चाहिए, 12% चाहिए, 14% चाहिए। इसके इंडिया में स्कैम्स भी ज्यादा हो रहे हैं। इंडिया में स्कैम्स क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 10-12% रिटर्न के पीछे लोग इन्वेस्ट करते हैं, मिलना चाहिए बोल के इन्वेस्ट करते हैं, फिर क्या हो जाता है, स्कैम हो जाता है। मैं गया था डोंबिवली फ्यू डेज बैक, तो डोंबिवली का एक गोल्ड का शॉप था जो अभी कोलैप्स हुआ है।
बीजीएन जेवलर्स जगह उन्होंने 10-12% का रिटर्न देते थे, बट अभी वो कोलैप्स हुआ है। एंड मुझे याद है जब 8 साल पहले एक इन्वेस्टर मीट में टाना में एक डोंबिवली का क्लाइंट ने मुझे पूछा था, मैंने यही बताया था कि आपने जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट करोगे, कल कंपनी कोलैप्स होने का चांसेस ज्यादा है। अंडरस्टैंड करो, ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना मतलब कंपनी अच्छा नहीं, कंपनी अच्छा है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना मतलब कंपनी कल प्रॉब्लम में भी आ सकता है। हमेशा करेक्ट इंटरेस्ट रेट देना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या करना चाहिए, करेक्ट इंटरेस्ट रेट। जब आप करेक्ट इंटरेस्ट रेट दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंपनी भी सेफ रहेगी, कंपनी भी सिक्योर रहेगी। 25 ईयर टर्म में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ